हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एमसीक्यू। आपकी जो न्यू सिलेबस जो आई हुई है टर्म 1 के लिए, वहां पे इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ये हमारी पार्ट 3 है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इंडिया ने बिल्कुल सपोर्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसमें हमें रिफॉर्म लेके आने चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है अभी प्रेजेंट डे की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको प्रेजेंट नहीं करता है, तो इसलिए हमें यहाँ रिफॉर्म लाने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है ये। It believes that strengthened and revitalized UN is desirable in changing world। इंडिया को ये लगता है, इंडिया का मानना ये है कि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें फिर से रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, ये अभी चेंजिंग जो वर्ल्ड, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन तो हुई थी 1945 और अभी की टाइम है 2021, तो काफी टाइम बीत चुका है। तो अभी ये जो वर्ल्ड चेंज हो चुका है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिफॉर्म लाया जाए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है। Assassin region, India believes that development should be central to UN's agenda। इंडिया का मानना ये है कि यूनाइटेड नेशन, अब हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो काफी सारी वर्क कर रही है, तो इन सब वर्क में से जो डेवलपमेंट वाली वर्क जो है ये यूनाइटेड नेशन का मेन एजेंडा होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो। या डेवलपमेंट का मतलब सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो सभी तरह, लीगल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। नाउ रीजन क्या है इसका, इट इज वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि देखो वर्ल्ड में कहीं पे भी पीस और सिक्योरिटी अगर लाना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वहां पे डेवलपमेंट हो। अगर कहीं किसी रीजन में डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहां पे देखोगे कि ऑटोमेटिक वहां पे जो है प्रॉब्लम्स होंगे, कंफ्लिक्ट होंगी। तो बेटर है कि पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट लाया जाए, जिससे खुद ब खुद जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी जो स्टेब्लिश होगी, टेररिज्म वगैरह की जो एक्टिविटी जो है ये कम से कम होगी। रीजन भी करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो आप दोनों स्टेटमेंट को अगर आप रीड करोगे तो इंडिया का मानना यह है कि डेवलपमेंट करना चाहिए, कारण यह है कि डेवलपमेंट जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी लेके आएगी। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। फाइन करेक्ट। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली मेंबर नाउ आर द वेस्टर्न कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन में जो ज्यादातर जो कंट्री जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज है। नहीं, वेस्टर्न नहीं, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ओके, तो ये वाली गलत हो गई। India argues that developing country should also have the role in shaping the decision of Security Council which affects them। देखो Security Council जो भी डिसीजन लेते हैं इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आता है, ठीक है। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, दैट मींस डेवलपिंग कंट्री को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपना रोल प्ले करने का, ताकि वो लोग भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के सही डिसीजन ले सके। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। 1 वाली तो गलत हो गई, वेस्टर्न नहीं होगा यहाँ पे। फाइंड इनकरेक्ट। इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर। सो इंडिया सपोर्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है। देखो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर है, एक तो परमानेंट वाले मेंबर है जो 5 है, और नॉन परमानेंट वाले मेंबर है जो 10 है। इंडिया का मानना यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर जो है इसको इंक्रीज करना चाहिए, और नॉन परमानेंट जो है इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। दोनों को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वर्ल्ड का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो पहला स्टेटमेंट देखो कि इंक्रीज करना चाहिए, इंडिया ये मानता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, इंडिया डज नॉट नहीं, इंडिया तो बोलती है कि हाँ डेवलपमेंट यहाँ पे जो है इंक्रीज करना चाहिए नंबर। ये वाली गलत हो गई। इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड ऑन द डैश सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखो वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी डिसीजन जब कोई भी गवर्नमेंट लेती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह के कोई भी डिसीजन जब लेती है, तो वो डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगी जब लोगों से उनका सपोर्ट मिलेगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल जो भी एक्शन लेती है, डिसीजन लेती है, अगर इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में सपोर्ट तभी मिलेगा जब उसको कौन सा सपोर्ट मिले, तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, ऑप्शन सी। इंडिया इटसेल्फ आल्सो विश टू बी अ परमानेंट मेंबर इन रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। तो इंडिया बिल्कुल चाहती है कि यूनाइटेड नेशन की जो रिफॉर्म हो जिसमें परमानेंट मेंबर्स जो है इसको इंक्रीज किए जाए, और इंक्रीज करने में इंडिया को भी एक सीट मिले, इंडिया को भी मेंबर बनाया जाए, परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। इंडिया कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। तो 1/5 तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 1 तो है, ये तो करेक्ट है। 2 का आप मुझे बताओगे, 1/5 नहीं है, तो 2 का आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर 2 का अगर 1/5 तो नहीं है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो गई, है ना। तो करेक्ट कौन सी होगी, तो करेक्ट होगी ओनली 1।
आप मुझे बताओ तो 1/5 नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है, 1/5 अगर नहीं है तो क्या है, तो आप मुझे बताओ। नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, सही बात है। और ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? यूएसए, अमेरिका जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की जो भी वर्क हुई है, जो भी उन्होंने वर्क किया है डेवलपमेंट के लिए, इंडिया ने काफी आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपना सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। Now, in the UN peacekeeping efforts, India's role is short and substantial one. देखो, यूनाइटेड नेशन के पास एक आर्मी है, आर्मी में फिर वो सोल्जर्स कहां से आएंगे? तो ये जो यूनाइटेड नेशन की आर्मी जो है, यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं वर्ल्ड के सभी कंट्री से, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से। इंडिया के सोल्जर्स जाते हैं, मान लो इंडिया के 100 सोल्जर चले गए, पाकिस्तान के मान लो 50 चले गए, अमेरिका के मान लो 30 चले गए, तो फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से वर्ल्ड के काफी सारे कंट्री के सोल्जर्स जो है यहाँ पे आते हैं। अब वो मिलके क्या बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। इनका काम वॉर करना नहीं है, इनका काम है कि कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट हो रही है, कहीं कोई क्राइसिस है, तो उस मैटर को संभालना, वहां के सिविलियन लोगों की हेल्प करना, वॉर करना इनका काम नहीं है। तो ये जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बहुत सारे सोल्जर्स जो है अपने प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, तो हमारा जो रोल है वो शॉर्ट नहीं है, काफी लॉन्ग है। हम लोगों ने काफी जो है अपना इफर्ट प्ले किया है। तो ये वाली तो गलत हो गई, यहाँ पे लॉन्ग होनी चाहिए थी। करेक्ट कौन सा होगा? ओनली 1 and 2, तो ऑप्शन सी। यूथ हैंड क्रिटिसाइज द यूएस ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। तो यूथ हैंड जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, इन्होंने अमेरिका ने जब वियतनाम पे वॉर किया तो इस अमेरिका के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने किया था ऐसा। He worked for the resolving Cuban Missile Crisis and ending the Congo crisis. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप याद करो, आप हम लोगों ने पढ़ा था द कोल्ड वॉर एरा वाली चैप्टर में। तो इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये सॉल्व हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्गो जो कंट्री है वहां पे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनको भी रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था। ये भी सही बात है। तो करेक्ट फाइंड करना है हमें, सॉरी इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो 4। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। Composition of Security Council has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably. देखो, जब यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया था तो उस समय टोटल मेंबर थे 51 जनरल असेंबली में। आज के डेट में जनरल असेंबली में मेंबर हो गए 193, मतलब जनरल असेंबली में काफी एक्सपेंशन हुआ है, सही बात है। नाउ अगर सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर को देखो, स्पेशली परमानेंट मेंबर की मैं बात करूं, तो परमानेंट मेंबर पहले 5 थे, अभी भी 5 है। नॉन परमानेंट 6 थे, अभी हो गए हैं 10। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं लाया गया है, सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, वो लार्जली स्टैटिक ही है, वो अपने जैसे ही, बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं किए गए हैं। लेकिन आप देखो जनरल असेंबली में कितने मेंबर इंक्रीज हो गए, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। इंडिया कंसिडर दैट दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो रिफॉर्म नहीं किया गया है, तो इस कारण से इंडिया का मानना यह है कि इस कारण से जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, इसको हार्म पहुंचा है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं किया गया, क्या कारण था इसका? कारण ये है कि जो वहां पावरफुल कंट्री जो है वो लोग किसी को अंदर आने ही नहीं देते हैं, तो एक्चुअल रीजन वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन जो है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। India's economic emergence on the world stage is a factor that perhaps justify India's claim to permanent seat in Security Council. देखो, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना चाहती है, परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, और आज के डेट में देखिए हमारी कंट्री जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री की, ये हमें सपोर्ट करती है, ये हमारे क्लेम को जस्टिफाई करती है कि बिल्कुल इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। इंडिया को तुम देखो, एक वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक पावर है, वन ऑफ द मेजर मिलिट्री पावर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो हमें जस्टिफाई करते हैं कि इंडिया को तो परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे मेंबर होना ही चाहिए। सही बात है ये। नाउ India has also made regular financial contribution to UN and only in 1991 flattered on its payment. यूनाइटेड नेशन में जो भी कंट्रीज है वो सभी कुछ ना वो सभी जो है वो पेमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन की काम जो है रनिंग जो है वो सही तरीके से हो सके। इंडिया भी पेमेंट करती है,
1991 एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में हमारे कंट्री में काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई थी। आप एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह याद करो, है ना। तो एलपीजी रिफॉर्म आप याद करो, तो इस समय काफी सारे प्रॉब्लम्स आई थी हमारी कंट्री में, तो उस समय हम लोग ये पेमेंट नहीं कर पाए थे यूएन को। नहीं, ये गलत बात है। इवन वो टाइम हमारे लिए काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला था, लेकिन फिर भी हम लोग ने पेमेंट किया था। तो हमने कभी भी पेमेंट को फेल नहीं किया, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो करेक्ट ओनली वन करेक्ट है, सो ये यानी कि ओनली वन हो गया। आप मुझे बता पाओगे एलपीजी की रिफॉर्म, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? अब बता दूं मैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है। तो वो आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोई कमेंट मत करना। एलपीजी इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडिया विश टू बी परमानेंट वीटो बिल्डिंग मेंबर ऑफ यूएन। इंडिया जो है ये क्या होना चाहती है? ये परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, वो भी कैसा? जिसके पास वीटो पावर हो, ठीक है। तो सही है। सम कंट्री आर कंसर्न अबाउट इंडिया न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज। लेकिन कुछ कंट्री जो है वो इंडिया की एंट्री को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंट्री को वो अपोज करती है। वो लोग बोलती है, उनका कहना ये है कि इंडिया जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। और आप याद करो कि एनपीटी सिग्नेचर जो है, एनपीटी आप याद करो, आप इंडिया ने तो वो साइन नहीं किया है ना। एनपीटी के अकॉर्डिंग जो आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो इस कारण से कुछ लोग ये कंसर्न है, कुछ कंट्री कंसर्न है, तो ये भी सही बात है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, दोनों ही करेक्ट है, बोथ। Assertion region. Many countries feel that Africa, South America must be represented in any expansion of permanent membership. काफी कंट्री को ये लगता है, देखो हमारे कंट्री में जो कॉन्टिनेंट है, हमारे कंट्री में जैसे एशिया है, तो एशिया में से कौन कंट्री है परमानेंट काउंसिल में? चाइना है और रशिया है। यूरोप में से भी अगर आप देखो तो यूरोप में से भी कौन है? यूरोप में भी आप देखो तो फ्रांस है और ब्रिटेन है। नॉर्थ अमेरिका में से कौन है? नॉर्थ अमेरिका में से यूएसए है। लेकिन आप देखो अफ्रीका में से कोई भी कंट्री है सिक्योरिटी काउंसिल में? कोई नहीं है। साउथ अमेरिका में से कोई कंट्री है? कोई भी नहीं है। तो कंट्री का मानना यह है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म लाया जाता है तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कोई ना कोई मेंबर जो है वो जरूर ऐड होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। तो क्योंकि यही दोनों ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां से कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। रीजन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर होगा ए। फाइंड इनकरेक्ट। यूएसए मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, तो इसके लिए बहुत बार वो क्या करती है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी बात नहीं मानती है वो, ठीक है। तो वो बेसिकली इग्नोर करती है यूनाइटेड नेशन को या किसी भी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन। देखो जैसे मैंने बताया था, यूएन की वर्किंग के लिए सभी कंट्री को कंट्रीब्यूशन देना होता है, मनी देना होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा जो देती है वो कौन है? वो है अमेरिका। लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 22% के आसपास जो है ये कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का जो भी खर्चा आता है उसमें लगभग 22% के आसपास जो खर्चा जो है वो तो यूएसए देती है। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है इंडिया का लगभग 0.8% है, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकंड नहीं है, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो ये वाली तो गलत हो गई, गलत वाली फाइंड करनी है, इनकरेक्ट फाइंड करनी है, तो ओनली 2। फाइंड करेक्ट। यूएन इज अ ग्रेट बैलेंस टू यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंट्रोल करना है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन जो है, देखो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। यूएस तो है अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका कंट्री बोलते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये यूएन क्या होगा? यूनाइटेड नेशन, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये एक तरह से बैलेंस प्रोवाइड करता है। देखो कोल्ड वॉर के टाइम में हम लोग देखते हैं कि यूएसए को कौन बैलेंस कर रहा था? यूएसएसआर, है ना। कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए को बैलेंस कर रही थी यूएसएसआर। अब तो यूएसएसआर है नहीं, तो अब यूएसए, अब अमेरिका को कौन बैलेंस करता है? तो यूएन। तो यूएन जो है ये ग्रेट बैलेंस है यूएसए का। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। यूएन जो है वो बैलेंस नहीं कर पाता है यूएस को। हाँ, लेकिन यूएन एक काम जरूर करता है, ये बाकी वर्ल्ड के जो कंट्री है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि बाकी वर्ल्ड के जितने कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन में आकर के और यूएस को एक तरह से मना सके किसी डिसीजन के लिए, या फिर यूएसए का कोई डिसीजन अगर खराब है तो उसको क्रिटिसाइज कर सके। तो दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन जो है ये एक एरिना प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और उस प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड की कंट्रीज आके क्या करती है, वो लोग यूएसए की जो भी डिसीजन है, पॉलिसी है, उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करती है, उसको चेंज करने का ट्राई करती है। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है ये। तो हमारा करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। बिग रिव लाई
वॉट फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर कंफ्लिक्ट था, तो जब वॉर जब हो रही थी, दोनों साइड से फायरिंग हो रही थी, तो उसको रोकने में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ही वॉज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। बिल्कुल ये करेक्ट है, ये हमारे यूनाइटेड नेशन के पहले सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल थे। ठीक है, पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। यूएन इज एन परफेक्ट बॉडी। यूनाइटेड नेशन जो है ये एक परफेक्ट बॉडी है, तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। सॉरी, ये परफेक्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तभी तो हम लोग रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक इम्परफेक्ट बॉडी है, तो ये तो गलत हो गई। People and government will have to find way of supporting and using the UN and other international organization in a way that consistent with their own interest and the interest of the international community more broadly. वर्ल्ड के जितने भी पीपल है, वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट है, उन सभी को रिक्वायर्ड ये है कि वो लोग यूनाइटेड नेशन को यूज करें, यूनाइटेड नेशन को यूज करें, ताकि वो लोग यूनाइटेड नेशन से सही से अच्छा डिसीजन जो है, या फिर यूनाइटेड नेशन ही नहीं, इवन दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको यूज करे, ताकि वहां से वो लोग अपने फायदे का डिसीजन जो है, अपने फायदे का डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो उनके कंट्री के लिए फायदे का हो, ऐसा डिसीजन जो पूरे वर्ल्ड के लिए फायदे का हो, ऐसा डिसीजन को वहां से वो एग्री करा सके। तो बिल्कुल सही बात है ये। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट तो यहां पे सिर्फ 1 होगा, तो यहां पे ऑप्शन 1। नाउ मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वीटो पावर। सो हमें यहां पे करेक्ट या फिर रॉन्ग मार्क करना है। ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो पावर। तो सिर्फ परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके पास ही वीटो पावर है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। परमानेंट मेंबर जो 5 है, सिर्फ उनके पास वीटो पावर है। इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वीटो पावर एक तरह की नेगेटिव पावर है। सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर when not satisfied with any decision। सेक्रेटरी जनरल जो है वो क्या करते हैं, वो वीटो पावर को यूज करते हैं जब वो किसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। नहीं, सेक्रेटरी जनरल के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। नाउ वन वीटो कैन स्टॉल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। अगर कोई भी एक परमानेंट कंट्री का मेंबर अगर वीटो पावर अप्लाई करता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के भले, सिक्योरिटी काउंसिल में हमें पता है 15 मेंबर है, मान लो 14 कंट्री, 15 में से 14 कंट्री को डिसीजन लेते हैं। अब कोई भी एक कंट्री जो परमानेंट मेंबर हो, वो अगर वीटो कर देता है, तो वो डिसीजन जो है वो पास नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वे ऑफ यूएन फंक्शन। तो यूनाइटेड नेशन के फंक्शन के बारे में हमें जो है यहाँ पे करेक्ट एंड रॉन्ग मार्क करना है। ऑल सिक्योरिटी एंड द पीस रिलेटेड इशू आर डील्ड विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो भी पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर जो है, जो भी इश्यूज जो है, ये डील किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल डिस्कशन करते हैं इसका, तो करेक्ट है। जनरल असेंबली में भी करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में भी करते हैं। Now, humanitarian policy are implemented by the main organ and specialized agency spread across the world। यूनाइटेड नेशन जो है, इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, इसके काफी सारे ऑर्गन्स है डिफरेंट, और ये ऑर्गन जो है अलग अलग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। Having consensus among the 5 permanent member on security issue is vital for implementation। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर क्योंकि परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक कंट्री अगर एग्री नहीं होता है, तब तो वो डिसीजन पास ही नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा, वो तो वीटो कर देगा, दैट मींस इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। The member of the General Assembly are automatically the member of all principal organ and specialized agency of the UN। तो जनरल असेंबली में जो भी मेंबर है, वो ऑटोमेटिक यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स हैं, वो सभी का मेंबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। नाउ which of the following would give more weightage to India's proposal for permanent membership of Security Council। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा जस्टिफाई करता है इंडिया को। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान के पास भी है, तो क्या पाकिस्तान को मेंबर बना दे? पाकिस्तान तो छोड़ो, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, तो उसको क्या मेंबर बना दे? नहीं, ये वाली नहीं होगी। इट हैज बीन द मेंबर ऑफ यूएन सिंस इट्स इंस्टीट्यूशन। आई एम सॉरी इफ अगर मैं रॉन्ग बोल रहा हूं इसे। तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन की काफी स्टार्टिंग से मेंबर है, बिल्कुल मेंबर तो है। अगर यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन आप देखो, तो ये हुई थी 1945 में 24 अक्टूबर को।
अब 30 अक्टूबर 6 दिन के बाद में इंडिया ने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग से मेंबर है इसीलिए उसको परमानेंट मेंबर बना दे। स्टार्टिंग में तो टोटल 51 कंट्री थे, तो क्या सभी को मेंबर बना दे सिक्योरिटी काउंसिल का? ये भी नहीं। इट इज लोकेटेड इन एशिया, ये एशिया में है, सिर्फ इसलिए मेंबर बनाना चाहिए। एशिया में तो भूटान भी है, तो क्या भूटान को भी मेंबर बना दे? नहीं, ये भी नहीं। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ ये सही बात है। इंडिया की इकोनॉमिक पावर जो है ये बढ़ रही है, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये काफी स्टेबल है, हमारे यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से सही तरीके से इलेक्शंस वगैरह हो रही है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन डी। फाइंड करेक्ट। अटलांटिक चार्टर वाज साइंड इन 1941 अगस्त। तो 1941 अगस्त में एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जिसको बोलते हैं अटलांटिक चार्टर, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। It was signed by USSR President Franklin D. Roosevelt and British PM Winston S. Churchill। तो ये साइन किया गया था यूएसएसआर के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल के बीच में। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट तो ये पर्सन तो ठीक है, लेकिन ये यूएसएसआर के नहीं, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अमेरिका, यूएसए और यूके ने मिलकर साइन किया था इसे, ठीक है। तो यहाँ यूएसएसआर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गई। फाइंड करना है करेक्ट, ओनली वन। assertion reason, many countries feel that if India is included then Brazil, Germany, Japan, South Africa will have to be accommodated। क्योंकि देखो इंडिया को अगर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बना दोगे तो बाकी जो दूसरे कंट्री है, जो थोड़े से बड़े कंट्री है, जो थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, तो इन लोग का भी डिमांड होगा कि लोग भी बोलेंगे कि इनके में तो कांटे नहीं लगे हैं, जो इनको मेंबर ना बनाओ। ये भी तो डेवलपमेंट काफी कुछ कर रहे हैं। तो काफी कंट्री को लगता है कि अगर इंडिया को मेंबर बना दे तो फिर ये लोग भी जो है ये बाकी जो कंट्री जो देख रहे हो ये लोग भी डिमांड करने लगेंगे कि अब हमें भी मेंबर बनाओ। सही बात है। क्यों ऐसा क्यों डिमांड करेंगे ये लोग? क्योंकि ये जो कंट्री है ये भी काफी स्पीड में काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, ये भी काफी तेजी से इमर्ज हो रहा है। तो बिल्कुल सही रीजन है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। विच थ्री पावर वेर इन्वॉल्व इन तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन। तेहरान कॉन्फ्रेंस की जो डिक्लेरेशन है इसमें कौन से तीन कंट्री जो है इन्वॉल्व थे? तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। ऑप्शन बी, यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहे हो या इससे पहले कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहे हो, ये सब कुछ रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के इवेंट से। आपको बिल्कुल ये सब एमसीक्यू जो है ये प्रिपेयर करनी है, ये टाइमलाइन से है, अब बिल्कुल पूछी जा सकती है एग्जाम में। याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1945 फरवरी। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 1945 फरवरी में। सही बात है ये। याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग थ्री कौन कौन है? रूजवेल्ट अमेरिका के, चर्चिल यूके के और स्टालिन यूके के। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ओके टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ऐसा प्रपोज किया था कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। ये तीन जो बिग थ्री कौन कौन है यहाँ पे याद रखना है आपको। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट, चर्चिल जो थे ये यूके के थे, स्टालिन जो है ये यूएसएसआर के थे। तो ये भी करेक्ट है, तो हमें करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है, सी। फाइंड करेक्ट। यूनाइटेड नेशन हैज 51 फाउंडिंग मेंबर। जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया तो उस समय टोटल 51 फाउंडिंग मेंबर थे यूनाइटेड नेशन के, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, नहीं इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था, फाउंड होने के 6 दिन बाद इंडिया ने ज्वाइन किया था। और पोलैंड जो है ये 51st मेंबर था, ठीक है। तो ये करेक्ट है, तो हमें करेक्ट फाइंड करना है 1 और 3, ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया आपको 1945 अक्टूबर 24। When इंडिया ज्वाइन यूएन, इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने 1945 में ही ज्वाइन किया। तो देखो 1945 मतलब उस समय इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था हमें, तो हम लोगों ने तब ज्वाइन किया। डेट क्या था? वो डेट था 30 अक्टूबर। विच यूएन सेक्रेटरी जनरल वॉन नोबेल पीस प्राइज इन 1961। यूनाइटेड नेशन के कौन से ऐसे सेक्रेटरी जनरल है जिनको 1961 में नोबेल पीस प्राइज मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ फाइंड करेक्ट। टैग हैमर्सजोल्ड वॉन नोबेल पीस प्राइज इन 1961। बिल्कुल अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। His effort led to the settle the Congo crisis। बिल्कुल इन्होंने कॉन्गो क्राइसिस को सेटल करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने वर्ल्ड में पीस को स्टेब्लिश करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। फाइंड करेक्ट। कोफी एनन
डिक्लेयर्ड द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक के ऊपर अटैक किया था, और ये जो इराक के ऊपर अटैक किया था इन्होंने, तो इस एक्ट को कोफी एनन ने क्या कहा कि ये जो है ये इलीगल एक्ट है, यूएसए जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। ठीक है, तो यूएसए जो है ये गलत कर रहा है। हमारे एडेड टॉपिक्स में ये है, हमारे जो एडेड टॉपिक्स एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाली चैप्टर में, वहां पे ये है कि यूएसए ने इराक के ऊपर जो अटैक किया, ये टॉपिक है। और ये मैंने एमसीक्यू इसकी मैंने कवर भी की है, वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट 5 और पार्ट 6 में, आप जाके वहां पे देख सकते हो इसकी एमसीक्यू। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। He worked for the establishment of Peace Building Commission and Human Rights Council in 2005. ये भी करेक्ट है। He was awarded the 2010 Nobel Peace Prize. 2010 नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था, नहीं 2010 नहीं 2001 में मिला था इन्हें, तो ये वाली गलत हो गई, तो करेक्ट होगा 1 and 2, ऑप्शन ए। Ban Ki-moon was the first Asian to hold the post of UN Secretary General. एक्सक्यूज मी, यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है, इसको होल्ड करने वाले पहले एशिया के मेंबर कौन है? वो है बान की मून। नहीं, ये गलत है, ये फर्स्ट नहीं थे, ये सेकंड थे। आप मुझे बताओ तो फर्स्ट कौन थे फिर फर्स्ट एशियन कौन थे? तो ये वाली गलत हो गई। ही फोकस्ड ऑन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो उन्होंने, उनका फोकस था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ये भी करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है, यानी कि हमें करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करें। अगर आप इस जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आपकी कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होकर के आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। मैं एवरी संडे 9 PM में लाइव क्लास लेता हूं, तो वहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो ये पार्ट 3 यहाँ पे एंड होती है। मैं इसकी पार्ट 4 और पार्ट 5 भी, पार्ट 4 और मे बी पार्ट 5 भी इसकी आएगी, तो मैं विद इन 1 से 2 डे मैं इसे पार्ट नेक्स्ट पार्ट जो है मैं लेके आऊंगा इसकी। थैंक यू।